हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, जो लास्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम क्या समझने जा रहे हैं, 1971 में जो इलेक्शन होते हैं उसमें किस तरीके से जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है वो कैसे कॉन्टेस्ट करती है, किस तरीके से कोशिश करती है कि क्या हो सके इंदिरा गांधी की सरकार गिराई जा सके। यानी कि एक तरीके से इंदिरा गांधी, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, इंदिरा गांधी एक तरीके से गवर्नमेंट में थी, राइट। तो वो लोग लड़ रहे थे इंदिरा हटाओ के लिए, ठीक है, कि अपनी सरकार बनाएंगे, इंदिरा को हटाएंगे, इस तरीके से वो लोग लड़ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने किस तरीके से एक अलग नारा दिया गरीबी हटाओ का, कैसे जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी है, जो पॉवर्टी से जूझ रहे थे, उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश करी और अपने आप को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पार्टी स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे और कैसे आखिरकार जो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है, यानी जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, वो इस इलेक्शन में काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से जीत जाती है, काफ़ी बड़े सक्सेस के साथ जीतती है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे तो पूरा स्टोरी समझेंगे, राइट। 1971 की इलेक्शन का पूरा बैकग्राउंड समझेंगे, पूरी कहानी समझेंगे और कैसे रिस्टोरेशन हो जाता है कांग्रेस का। अगर आपको याद हो 1967 में कांग्रेस क्या हो जाती है, कांग्रेस काफ़ी सारे स्टेट्स में अपनी मेजॉरिटी के साथ नहीं आ पाती। तो दोबारा से जब इलेक्शन हो रहे हैं 1971 में, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, कांग्रेस बहुत डोमिनेंट तरीके से साथ सेंटर में भी आ रही है और स्टेट्स में भी आ पा रही है, स्टेट्स में भी अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर रही है, राइट, गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है। तो ये रिस्टोरेशन हो रहा है कांग्रेस का, इसके बारे में भी डिटेल में हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो फिर पूरा अंडरस्टैंडिंग जो होता है, पूरी क्लियर तरीके से चीज़ों को समझना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो चीज़ें शुरू करते हैं, चलिए। द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी। क्या बोला जा रहा है कि जो स्प्लिट है कांग्रेस में, उसकी वजह से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में रिड्यूस हो गई। माइनॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के पास अब मेजॉरिटी नहीं थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के पास अब मेजॉरिटी नहीं थी। क्यों मेजॉरिटी नहीं थी भाई? क्योंकि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया ना, कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो पहले तो कांग्रेस यूनाइटेड थी, इसलिए मेजॉरिटी वो रखे हुए थे। लेकिन जब कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने क्या बोला कि अब से हम अलग हैं कांग्रेस में, एंड उन्होंने एक तरीके से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से सपोर्ट वापस ले लिया। मेंबर्स ने, कांग्रेस के मेंबर्स ने, जो कांग्रेस सिंडिकेट या कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे, उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लिया, राइट। इसलिए सरकार क्या आ गई, माइनॉरिटी में आ गई, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास इतने सारे पार्लियामेंट में एमपीज नहीं थे कि वो मेजॉरिटी इस्टेब्लिश कर सके अपने आप को, राइट। लेकिन फिर भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी हर गवर्नमेंट कंटिन्यूड इन द ऑफिस विद द इशू बेस्ड सपोर्ट ऑफ अ फ्यू अदर पार्टीज इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द डीएमके। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर ये बोला गया कि फिर भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी वो काम करना कंटिन्यू करती है, क्योंकि उनको इशू बेस्ड सपोर्ट मिल रहा था, राइट। उनको बाहर से क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। किसका सपोर्ट मिल रहा था भाई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सपोर्ट उनको मिल रहा था और डीएमके का सपोर्ट मिल रहा था, एंड दैट टू इट वाज इशू बेस्ड सपोर्ट। तो कोई कॉमन इशू है जिस पर कांग्रेस की मतलब जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है उस चीज़ को, और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी और डीएमके भी इसको जब सपोर्ट करते थे, तो बेसिकली क्या होता था कि इनके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के फेवर में वोट किया करते थे। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से वो इतने लंबे मतलब कुछ टाइम तक क्या कर रही थी इंदिरा गांधी, डिस्पाइट दैट फैक्ट इंदिरा गांधी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि दूसरी पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही थी, बाहर से सपोर्ट कर रही थी, राइट, इसलिए वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल पा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर आप देखोगे, द गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस अटेम्प्ट्स टू प्रोजेक्ट इट्स सोशलिस्ट क्रेडेंशियल। इस समय धीरे धीरे जब इंदिरा गांधी को लगा कि भाई अब तो वो माइनॉरिटी में है, अब क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से एक पावरफुल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो इंदिरा गांधी ने स्ट्रैटेजी अपनाई कि वो अपने आप को दिखाना चालू करा उन्होंने कि वो क्या है, सोशलिस्ट है। वो लोगों के लिए काम करेंगे, गरीबी को हटाएंगे, जो सोशलिज्म के जो मेन एजेंडाज हैं उनको आगे लेकर के चलेंगे, राइट। And this was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reforms laws and undertook further land sealing legislation. तो इस समय क्योंकि सोशलिज्म की तरफ काम करना है, सोशलिज्म के लिए काम करना है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग करनी चालू कर दी कि जो एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म्स है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड लैंड सीलिंग जो लेजिस्लेशन है, जो एक्स्ट्रा लैंड जिसके पास है, एक कैपिंग लगाई जाएगी, कैप लगाया जाएगा, एक लैंड के ऊपर लिमिट लगा दी जाएगी, ताकि जिसके पास एक्स्ट्रा लैंड है वो क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट करी जा सके उन लोगों के पास जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी ने क्या करा, ये जो सोशलिस्ट स्टेप्स थे वो लेने चालू करे।
फिर उसके बाद इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस ऑन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रेंथन हर पार्टीज पोजिशन इन द पार्लियामेंट एंड सीक अ पॉपुलर मैंडेट फॉर हर प्रोग्राम्स। क्या बोला जा रहा है? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन दिसंबर 1970। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिस पर क्वेश्चन आता है, राइट? क्या बोला जा रहा है कि दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने रिकमेंड करा प्रेसिडेंट को कि वो क्या करे, लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, यानी कि लोकसभा को भंग कर दे। हो क्या रहा था, क्यों यहाँ पर इसको बोला गया कि 1970 में भंग कर दो? 1967 में अगर आपको याद हो, 67 में इलेक्शन होते हैं, 5 साल के लिए सरकार चलती है, 5 साल के लिए लोकसभा चलती है, दैट इज़ डेफिनेट। तो इसके मुताबिक होना चाहिए था 1972 में इलेक्शंस। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिसंबर 1970 में ही इंदिरा गांधी सरकार ने एक तरीके से लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को बोल दिया। एंड प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? वीवी गिरी थे। दैट वॉज डायरेक्टली क्योंकि उनको इंदिरा गांधी ने सपोर्ट करते हुए एक तरीके से क्या किया था, प्रेसिडेंट वो बने थे, राइट? तो वीवी गिरी ने भी उनकी बात को माना, राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो 5th जनरल इलेक्शन होते हैं टू द लोकसभा दे वर हेल्ड इन February 1971। तो जो इलेक्शन 1972 में होने चाहिए थे वो 1 साल पहले इलेक्शन हो गए, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार ने क्या करा, उन्होंने रिकमेंड करा प्रेसिडेंट को कि वो लोकसभा को क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज इंदिरा गांधी क्या करना चाहती थी, अपनी जो डिपेंडेंस है ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर वो डिपेंड थी सपोर्ट के लिए, डीएमके के ऊपर डिपेंडेंट थी सपोर्ट के लिए, इनके सपोर्ट से ही तो वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट को भी चला पा रही थी। तो भाई डिपेंडेंस खत्म करनी है, एक मेजॉरिटी की बलबूते पर सरकार बनानी है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, पार्टी पोजीशन, अपनी पार्टी की पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करना चाह रही थी और लोगों के पास जाकर के एक पॉपुलर मैंडेट गेन करना चाह रही थी। बेसिकली कांग्रेस आर को लोगों के साथ, लोगों के एक तरीके से लोगों के बीच में पॉपुलर करना चाह रही थी। सोशलिज्म जो पॉलिसी वो लेकर के चल रही है उसको बताना चाह रही थी कि किस तरीके से वो काम करेंगे, किस तरीके से जो लोग समस्याएं फेस कर रहे हैं उसको दूर करेंगे। तो ओवरऑल आइडिया क्या था कि अपनी डिपेंडेंस को कम करना है, कांग्रेस की जो डिपेंडेंस थी, माइनॉरिटी जो सरकार थी उसको खत्म करते हुए एक मेजॉरिटी वो लेकर के आ सके। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या था, जल्दी से जल्दी इलेक्शन होना ज़रूरी था, क्योंकि इलेक्शन नहीं होंगे तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलेगी। इसलिए 1 साल पहले ही यहाँ पर इलेक्शन हो गए। समझ में आ गया? तो 1972 में होने चाहिए थे इलेक्शन, लेकिन 1971 में इलेक्शन करवाने के लिए एक तरीके से फाइनलाइज कर दी गई चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या समझते हैं, कॉन्टेस्ट समझते हैं, द कंटेस्ट, ठीक है, कॉन्टेस्ट नहीं कंटेस्ट। तो द कंटेस्ट में क्या यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली कैसे 1971 में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कॉम्पीट कैसे कर रहे हैं लोग, अपोजिशन पार्टीज़ क्या कर रही है, कांग्रेस आर क्या कर रही है, और हर किसी की पोजीशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया। तो क्या बोला जा रहा है कि उस समय बेसिकली जो कांग्रेस आर की जो पोजीशन थी ना, कांग्रेस आर यानी कि जो इंदिरा गांधी वाला फैक्शन था, उसको लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसे देख रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक वीक फैक्शन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो समझ रहे थे कि जो रियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है ना कांग्रेस पार्टी की, इट वाज अंडर द कमांड ऑफ कांग्रेस ओ। लोग ये समझ रहे थे कि देखो कांग्रेस ओ में दिग्गज नेता है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, ऐसे नेता जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट करा है बहुत मजबूती के साथ, राइट? तो लोग इनको समझ रहे थे कि जो रियल कांग्रेस है ना वो क्या है, वो एक तरीके से कांग्रेस ओ है, क्योंकि बड़े बड़े नेता ये लोग हैं यहाँ पर, सारे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स है। और कहाँ दूसरी तरफ क्या है, कांग्रेस आर है। कांग्रेस आर में कौन है? इंदिरा गांधी, जो अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली क्या हुई है, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, राइट, राजनीति का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके से क्या हो रहा था, एक परसेप्शन चल रहा था लोगों में भी कि देखो जो कांग्रेस ओ है ना, वो तो क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता वहाँ पर है, पॉपुलर लीडर्स है जिनको लोगों का सपोर्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ वहाँ पर ये अजम्पशन चल रहा था कि कांग्रेस ओ आराम से जीत जाएगी। और वहीं कांग्रेस आर जो कि एक नई पार्टी है, इंदिरा गांधी भी अभी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, तो इसीलिए लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस आर बहुत ज़्यादा शायद एक तरीके से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, एंड कांग्रेस ओ कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी कांग्रेस आर के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? ये अजम्पशन था, लेकिन अजम्पशन के बाद चीज़ें कुछ और हो जाती है, जब रिजल्ट आ जाता है तो चीज़ें अपोजिट दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद टू मेक द मैटर वर्स फॉर इंदिरा गांधी, ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट एंड द नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज दे फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस विच वॉज कॉल्ड ग्रैंड अलायंस। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई, ग्रैंड अलायंस कौन से इलेक्शन में फॉर्म किया जाता है? तो हुआ क्या,
इंदिरा गांधी को और ज़्यादा डिफीट करने के लिए, एक तरीके से इंदिरा गांधी की मुसीबतों को बढ़ाने के लिए और कांग्रेस आर के जीतने की चांसेस को कम करने के लिए क्या हुआ, जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी, जो भी नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज़ थी, वो सब इकट्ठा हो गई और उन्होंने एक अलायंस बनाया जिसको बोला जाता है ग्रैंड अलायंस। राइट, कब हो रहा है ये सारी चीज़ें? 1971 में हो रही है। समझ में आ गया? तो भाई पहले ही ऑलरेडी कांग्रेस आर को ऐसे देखा जा रहा था कि भाई ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इंदिरा गांधी है, अदर लीडर्स है और कांग्रेस आर में बड़े बड़े दिग्गज नेता है। पहले ही ऐसा सोचा जाता था कि इसकी पोजीशन कमज़ोर है। और ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से सारा अपोजिशन एक्सेप्ट जो नॉन कम्युनिस्ट है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही थी, कांग्रेस आर को सपोर्ट कर रही थी, इसके अलावा नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस अपोजिशन सब इकट्ठा हो गए थे। किसको हराने के लिए? इंदिरा को हराने के लिए या कांग्रेस आर को हराने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, इसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय किसान दल, सब आ गए, सब एक साथ एक ही अम्ब्रेला में ग्रैंड अलायंस में आ गए थे। और जो रूलिंग पार्टी थी उस समय, इट हैड एन अलायंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि कांग्रेस आर क्या कर रही थी, कांग्रेस आर ने बोला था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी 1971 का। तो एक तरफ पूरा बाकी सारी की सारी अलायंस है, ग्रैंड अलायंस है, एक तरफ है कम्युनिस्ट, एक तरफ है कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, और साथ ही साथ कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से चुनाव होने जा रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी पोजीशन को देख करके क्या लगा होगा, कांग्रेस आर को भी लगा होगा या इंदिरा गांधी को भी लगा होगा कि भाई सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, पहली कांग्रेस आर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं है, अब क्या किया जाए। मतलब इस तरीके से सोचा जाए तो फिर अगर वो लोग भी ये सोचते कि किस तरीके से उनकी पार्टी कमज़ोर है, तो शायद कमज़ोरी के रीजंस उनके पास ज़्यादा होते, हारने के रीजंस उनके पास ज़्यादा होते और जीतने के रीजंस उनके पास बहुत कम थे, है ना। लेकिन उन्होंने क्या करा, इंदिरा गांधी ने क्या करा, या पूरी कांग्रेस, जो कांग्रेस आर है, रिक्विजिशनिस्ट है, उन्होंने फोकस करा कि नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। भले ही ये सारे लोग इकट्ठे हो जाए, भले ही सारा अपोजिशन इकट्ठा हो जाए और कांग्रेस आर या एक तरीके से इंदिरा गांधी को हटाने के लिए काम करे, लेकिन हम भी क्या करेंगे, कांग्रेस आर ने बोला कि नहीं, यहाँ पर लड़ा जाएगा। ठीक है, भले इनके पास मजबूती हो, भले इनके पास बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, लेकिन हमारे पास भी कुछ ना कुछ हम ऐसा तरकीब निकालेंगे कि इनको हरा कर रहेंगे और एक तरीके से लोगों के बीच में अपनी जो मजबूती है, लोगों के बीच में जो अपनी प्रेजेंस है ना, अपनी जो मजबूती है पूरी इंडियन सोसाइटी में, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। इसके लिए क्या करा, तो बेसिकली न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग अपोनेंट लैक्ड। जो उसके बड़े बड़े अपोनेंट थे उसमें वो एक चीज़ में कहीं ना कहीं पीछे थे इन कंपैरिजन टू न्यू कांग्रेस। और न्यू कांग्रेस के पास क्या एक्स्ट्रा चीज़ थी, इट हैड एन इशू, इट हैड एन एजेंडा, इट हैज़ अ पॉजिटिव स्लोगन। क्या था उसके पास, कांग्रेस, न्यू कांग्रेस के पास था एक इशू, एक एजेंडा और साथ ही साथ एक पॉजिटिव स्लोगन। तो क्या है ये इशू, क्या था एजेंडा, क्या था, क्या पॉजिटिव स्लोगन था, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम। ग्रैंड अलायंस का कोई कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। मतलब क्या है, दैट इंदिरा गांधी सेड दैट द अपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम विच इज इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा। तो इंदिरा गांधी ने हर जगह जगह पर जाकर के कैंपेनिंग में ये बोला कि देखो जो ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं ना ये लोग, ग्रैंड अलायंस आप लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं बना रहे। ये लोग ये नहीं कह रहे कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम पॉवर्टी कम करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे, हम सोसाइटी में क्या करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव है सत्ता में आना, पावर में आना। और ओवरऑल कैसे पावर में आना, मुझे हटा करके, यानी कि इंदिरा गांधी को हटा करके पावर में आना। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव नहीं है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इंदिरा को किसी भी तरीके से हटाना है। इट इज़ नॉट दैट कि वो पीपल के वेलफेयर के लिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, लोगों के लिए काम करना, कुछ सर्टन सेक्शंस के लिए काम करना, वो उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंदिरा गांधी को हटाना। और ये नैरेटिव इंदिरा गांधी ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ स्टैब्लिश करा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने एक पॉजिटिव स्लोगन दिया। क्या पॉजिटिव स्लोगन दिया, पॉजिटिव स्लोगन दिया गरीबी हटाओ का, रिमूव पॉवर्टी का। कि अगर इंदिरा गांधी सरकार में आती है तो वो क्या करेगी, भारत की गरीबी को हटाने के लिए काम करेगी। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तरफ पूरा नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, इंदिरा हटाओ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं बिकॉज वो इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उसने बोला कि मेरे को परवाह नहीं है, इंदिरा गांधी ने बोला कि उनका जो मेन पर्पज़ है, उनकी पार्टी का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, गरीबी को हटाना, आपके लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। ये पूरा एजेंडा सेट कर दिया उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से पूरा कॉमन लोगों के दिमाग में वो लोग एक तरीके से उन्होंने क्या करा, इम्पैक्ट डाला कि भाई हम काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए काम करेंगे, गरीबी हटाओ हमारा मेन मकसद है। उनका मकसद क्या है, एक इंडिविजुअल को हटाना। तो यहाँ ये चीज़ स्ट्राइक करी लोगों को। थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग डिसएडवांटेज
स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबरर्स, दलित्स, आदिवासी, माइनॉरिटी, विमेन एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो जितने भी लोग परेशान थे ना उस समय, जितने भी लोग अपनी सिचुएशंस को लेकर के एक तरीके से असंतुष्ट थे, वो सरकार से कुछ चाह रहे थे, सरकार से डिमांड कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी उस समय आगे आती है और उनकी जो डिमांड्स थी उनके मुताबिक ही बोलती है कि ठीक है, हम क्या करेंगे, गरीबी को हटाएंगे और जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शंस थे इंडिया में उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट गेन करने की वो कोशिश करती है। चाहे लैंडलेस लेबरर्स के मुद्दे उठाना हो, दलित्स की बात करना, आदिवासी, माइनॉरिटीज़, विमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ, इन सब के लिए एक तरीके से उन्होंने बोला कि हम इन सब के लिए काम करेंगे। राइट तो ये उन्होंने क्या करा, एक एजेंडा सेट करना चालू करा कि किसके लिए काम करेंगे, क्या टारगेटेड पॉपुलेशन होगी अगर इंदिरा गांधी सरकार में आती है, कैसे वो गरीबी हटाएगी, कैसे इन सब के वेलफेयर के लिए काम करेगी। राइट इन सब की वजह से जो स्लोगन आता है गरीबी हटाओ का, और जो प्रोग्राम्स इंदिरा गांधी एक तरीके से लेकर आने की कोशिश करती है, चाहे रूरल लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग लगाने की बात हो, अर्बन प्रॉपर्टी पर सीलिंग्स लगाने की बात हो, ये सारी चीज़ों की वजह से, और जो प्रिंसली प्रिविलेजेस जो थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे, जो पिछले टॉपिक में हमने अंडरस्टैंड करा प्रीवी पर्स के नाम से, उसके लिए भी इंदिरा गांधी उसको अबॉलिश कर रही थी। तो इन ये सारा स्ट्रैटेजी क्या था, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी था, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, ताकि इंदिरा गांधी की जो पार्टी है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस गेन कर ले। समझ में आ रहा है, अपने आप को जनता के बीच में स्टैब्लिश करने का एक तरीका था, स्लोगन्स दे करके, एक एजेंडा सेट करके और ये नैरेटिव सेट करके कि भाई अपोजिशन का काम क्या है, अपोजिशन केवल और केवल इंदिरा गांधी को हटाने के लिए ही काम कर रहा है, इट इज़ नॉट वेरी मच कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। समझ में आ गया। तो ये पूरा इस तरीके से अपोजिशन काम कर रहा था, इस तरीके से इंदिरा गांधी ने अपनी चीज़ों को सेटल करा। समझ में आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई रिजल्ट क्या रहा, कौन सक्सेसफुल रहा, क्या ग्रैंड अलायंस सक्सेसफुल हो गया इंदिरा हटाने में, इंदिरा गांधी को हटाने में क्या वो सक्सेसफुल हो गए, या फिर इंदिरा गांधी ने ही एक तरीके से अपोजिशन को हटा दिया, क्या हुआ एक्चुअली में, उसको समझते हैं। रिजल्ट जो थे ना लोकसभा इलेक्शन के, देवर वेरी ड्रामेटिक। ओके 1971 इलेक्शन के जो रिजल्ट थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, ड्रामेटिक थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यहाँ पर आते हैं। कैसे, द कांग्रेस आर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलायंस, तो जो अलायंस था कांग्रेस आर का, रिक्विजिशनिस्ट का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, दे वॉन मोर सीट्स एंड वोट देन द कांग्रेस हैड एवर वॉन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन। ये देखो भाई रिकॉर्ड एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बताया गया है कि जो फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन थे उसके कंपैरिजन में इतिहास में ये क्या हुआ कि अब तक जितने भी कांग्रेस ने इलेक्शन लड़े थे उसके कंपैरिजन में 1971 इलेक्शन में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिली है और सबसे ज़्यादा सीटें भी मिली है। तो मतलब अब तक फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन में क्या हो रहा था, कांग्रेस एक तरीके से जीत रही थी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन हुए हैं उसके मुकाबले में इस बार वाले जो जनरल इलेक्शन हो रहा था 1971 में, उसमें क्या मिला है, काफ़ी ज़्यादा सीट यहाँ पर मिली है एंड वोट भी मिली है। कितनी सीट कितनी वोट थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द कंबाइंड वॉन 375 सीट्स इन द लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4%, यानी कि जो अलायंस था कांग्रेस आर का, सीपीआई का, 375 सीट्स वो लोग लेकर के आए हैं एंड उन्होंने एक तरीके से क्या करा, 48.4% ऑफ वोट्स मिला है, राइट। तो 5th जनरल इलेक्शन जब हो रहे हैं इंडिया में, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस आर के अलायंस को काफ़ी ज़्यादा क्या मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वोट मिल रहे हैं एंड सीट भी मिल रही है। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर थी, इट वॉन 352 सीट्स एंड अबाउट 44% ऑफ द पॉपुलर वोट, राइट। तो 44% ऑफ द पॉपुलर वोट भी उनको यहाँ पर मिली है। इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस ओ की क्या परफॉर्मेंस रही भाई। जो लोग बोल रहे थे कि हमारे पास तो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, बहुत पॉपुलर लीडर है, हम तो एक तरीके से जीत ही जाएंगे, और जो कांग्रेस आर है वो तो एक नई पार्टी है, दैट इज़ अ न्यू पार्टी, वो बहुत ज़्यादा भी स्ट्रांग भी नहीं है, उसका ऑर्गेनाइजेशन बेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो हालत क्या हुई, जो कांग्रेस ओ थी ना, द पार्टी विद सो मेनी स्टालवर्ड्स could get less than 1/4 of the votes secured by Indira Gandhi's party and win merely 16 seats। केवल 16 सीट्स पर कांग्रेस ओ सिमट गई। कहाँ कांग्रेस को मिली है, कांग्रेस आर को 352, और कहाँ दूसरी जो कांग्रेस है, कांग्रेस ओ, कांग्रेस सिंडिकेट, उसको कितना मिला, 16 सीट्स मिला एंड लेस देन 1/4 ऑफ द वोट्स, जो इंदिरा गांधी की पार्टी को जो वोट मिले उसके मुकाबले 1/4 से भी कम मिला है, राइट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या करती है, दैट वाज लेड बाय इंदिरा गांधी, यानी कि कांग्रेस आर स्टार्ट्स क्लेमिंग इटसेल्फ एज द रियल कांग्रेस। वो अपने आप को बोलने लग जाती है कि भाई हम ही रियल कांग्रेस है आज से, क्योंकि जनता ने हमें चुना है, राइट।
तो इस तरीके से रियल कांग्रेस के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश किया एंड अपनी एक तरीके से जो डोमिनेंट पोजीशन थी, जो इंदिरा गांधी सोच भी रही थी, इसीलिए तो 1971 में फटाफट से इलेक्शन करवाए, वरना 1972 में इलेक्शन होने थे। तो इसीलिए करवाए क्योंकि उनका आइडिया ये था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि कांग्रेस आर को डोमिनेंट पोजीशन के तौर पर उसको डोमिनेंट पोजीशन में लेकर के आना है, दैट वॉज सक्सेसफुल। और ग्रैंड अलायंस जो बना था ना अपोजिशन पार्टीज का, इट प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर, राइट। तो जो लोग बोल रहे थे इंदिरा हटाओ, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया एंड वो एक ग्रैंड फेलियर बना। एंड यहाँ पर जो कंबाइंड टैली थी उनकी सीट्स की, वो कितनी थी, इट वॉज लेस देन 60, यानी कि 60 सीट से भी वो कम सीटें लेकर के आ पाए हैं। समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन है। सोचा क्या जा रहा था कि भाई जीतेगा कौन, अपोजिशन भी इकट्ठा हो गया, अब तो कांग्रेस ओ भी है और कांग्रेस आर की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इन सब सिचुएशन का एक अपोजिट रिजल्ट दिखाई देता है, बिकॉज इंदिरा गांधी कैंपेनिंग करती है और बाकी सारी लीडर्स भी कैंपेनिंग करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि उनके पास एक ऐसा एजेंडा है, उनके पास एक ऐसा पॉजिटिव स्लोगन है जो अपोजिशन के पास नहीं है। एंड उसने काम किया, उसने इंदिरा गांधी की जो पार्टी है उसको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दिए हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है, 1971 इलेक्शन के बाद इंडिया की जो सिचुएशन है, इंडिया को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। देयर वाज अ मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन द ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में क्या होने लगा, बांग्लादेश के लिए आवाज़ उठने लगी, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, 1971 में इंडो पाक वॉर होता है, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक तरीके से बांग्लादेश का क्रिएशन हो जाता है। एंड दीज इवेंट्स एडेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब इंदिरा गांधी की लीडरशिप में वहाँ पर बांग्लादेश का क्रिएशन हो जाता है तो और ज़्यादा इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। इवन जो अपोजिशन मेंबर्स होते हैं वो भी इंदिरा गांधी को एडमायर करना चालू कर देते हैं कि इंदिरा गांधी की लीडरशिप क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो उनकी स्टेटमेंटशिप है, जो उनकी लीडरशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा दमदार है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। एंड हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972। 1971 वॉर के बाद 1972 में इलेक्शन हुए स्टेट असेंबलीज़ में। तो फिर वहाँ पर सारे के सारे जितने भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे, वहाँ पर कौन आती है, इंदिरा गांधी की पार्टी जीत जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, पॉपुलर लीडर है और 1971 में जो सिचुएशन है उसमें बांग्लादेश को एक तरीके से क्रिएट करने के बाद पाकिस्तान को हरा करके वॉर में, तो और ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ गई। उनको लगा कि भाई हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर है, राइट, बहुत दमदार लीडर है ना, एक नेशनलिस्ट लीडर है। तो इसकी वजह से भी इसका रिजल्ट स्टेट असेंबली में भी दिखाई दिया, जहाँ पर कांग्रेस जीत जाती है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था दैट शी वॉज नॉट ओनली सीन एज प्रोटेक्टर ऑफ पुअर। ऐसा नहीं था कि मतलब केवल गरीबों को लिए काम करेगी, उनको प्रोटेक्टर ऑफ पुअर तो वो थी, इस तरीके से तो देखा जा ही रहा था। साथ ही साथ में अंडर प्रिविलेज के लिए भी काम वो कर रही थी, लेकिन साथ साथ में एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर की जो छवि थी, जो इमेज थी आफ्टर 1971 वॉर, वो भी और ज़्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो विद 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज, पहले 1971 में जनरल इलेक्शन में जीते भाई कांग्रेस पार्टी, है ना, कांग्रेस आर। फिर उसके बाद 1972 में सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट असेंबलीज में भी वो लोग जीत गए, कांग्रेस, इंदिरा गांधी की सरकार जीत गई। सो डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस जो था दोबारा से क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। दोबारा से डोमिनेंस हमने क्या पढ़ा था कि भाई स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 इलेक्शन है वहाँ पर कांग्रेस सेंटर में भी आ रही है और कांग्रेस स्टेट में भी आ रही है। और कुछ ऐसा ही कब होता है, 1971 और 1972 के इलेक्शंस में होता है। तो क्या हो गया, दोबारा से वही सिस्टम आ गया ना। 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस को नो डाउट कि कुछ कमज़ोर यहाँ पर स्थिति दिखाई देती है, लेकिन दोबारा से क्या होता है, दोबारा से 1971 के इलेक्शन में, 1972 के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस दोबारा से अपनी पोजीशन को गेन कर लेती है, जो कहीं ना कहीं वो लूज़ कर दिया था उसने 1967 इलेक्शन में। कांग्रेस वॉज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, लगभग सारे स्टेट्स में कांग्रेस पावर में थी। इट वॉज पॉपुलर अक्रॉस द डिफरेंट सोशल सेक्शन, तो अलग अलग सोशल सेक्शंस में भी पॉपुलर थी। साथ ही साथ में within a span of 4 years, Indira Gandhi has warded off the challenge to her leadership and to dominant position of the Congress party। तो जो इंदिरा गांधी ने 4 साल के अंदर अंदर क्या कर दिया, अपनी लीडरशिप में जो चैलेंज था, जो चैलेंज दिया जा रहा था, सिंडिकेट कहीं ना कहीं इनको प्रेशराइज कर रहे थे, वहाँ से हटा करके अपने आप को एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप के तौर पर स्टैब्लिश करना, वो भी किया। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस आर है उसकी डोमिनेंट पोजीशन को भी यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से क्या किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बात, इलेक्शन रिजल्ट समझ में आ गया, क्या इम्पैक्ट रहा, किस तरीके से चीज़ें रही, और ये सारा सिनेरियो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखो, टॉपिक का नाम क्या है, आपके चैप्टर का नाम क्या है, कांग्रेस डोमिनेशन को चैलेंज मिलना, और फिर उसके बाद कांग्रेस डोमिनेशन का एक तरीके से क्या हो जाना, रिस्टोरेशन हो जाना, है ना। चैलेंजेस टू एंड कांग्रेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, कांग्रेस
सिस्टम की यहाँ पर बात करी जा रही है कि कैसे कांग्रेस सिस्टम में एक चैलेंज आया है और फिर उसके बाद उसका रिस्टोरेशन कैसे आया। तो कांग्रेस सिस्टम में क्या था, चैलेंज कैसे आया, 1967 में कैसे कमज़ोर पड़ी कांग्रेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और उसके बाद 1971 के इलेक्शन में कैसे दोबारा से कांग्रेस एक डोमिनेंट पोजीशन पर आती है, ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस सिस्टम दोबारा से रिस्टोर हो गया। अगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी की पार्टी अगर सेंटर में स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी के साथ आ रही है, स्टेट्स में भी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी के साथ आ रही है, क्या इसका मतलब ये है कि जो पुराना कांग्रेस सिस्टम था, नेहरू के टाइम का जो कांग्रेस सिस्टम था, जिसमें कांग्रेस अलग अलग आइडियोलॉजिकल, अलग अलग सोशल फैक्शंस के सपोर्ट से चल रही थी, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा टॉलरेंस था, कांग्रेस में अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के ग्रुप्स एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे थे, वहाँ पर डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, वहाँ पर अलग अलग ओपिनियंस उठाए जा सकते थे, वहाँ पर लोग अपने अपने ओपिनियंस को रख सकते थे, एक दूसरे के इवन लीडरशिप तक को क्रिटिसाइज़ वो लोग कर सकते थे, एंड उनके हर ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया जाता था। क्या यही सेम टू सेम कांग्रेस सिस्टम भी दोबारा से इस्टेब्लिश हो पाया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी? क्या ये जो नई कांग्रेस आई है, कांग्रेस आर जो आई है, क्या ये सेम टू सेम कांग्रेस सिस्टम को इस्टेब्लिश कर रही है जो पिछला पुराना ओरिजिनल कांग्रेस सिस्टम था? क्या ये सेम टू सेम सिस्टम है या ऐसा नहीं है? या ये कहने के लिए कांग्रेस सिस्टम है लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंज हमें देखने को मिल रहा है? तो इसका जवाब हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज रिस्टोर्ड? क्या इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस सिस्टम, हमारा ओरिजिनल कांग्रेस सिस्टम जो अभी हमने डिस्कस करा, क्या वो रिस्टोर हो गया, क्या वो दोबारा से आ गया? वॉट इंदिरा गांधी हैड डन वॉज नॉट अ रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कांग्रेस पार्टी। इस चीज़ को समझो यहाँ पर, इस पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एक चीज़ को हमें समझना है क्योंकि एग्जाम में आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि इंदिरा गांधी ने जो किया है ना, जो कांग्रेस दोबारा से जीती है, इट वॉज नॉट अ रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कांग्रेस सिस्टम। ये पुराना कांग्रेस सिस्टम दोबारा से रिवाइव होकर नहीं आया है। तो क्या हुआ है भाई, इन मैनी वेज शी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी, पार्टी को री इन्वेंट करा है, एक नई पार्टी एक तरीके से यहाँ पर आई है। वो पुराना कांग्रेस सिस्टम नहीं है, ये एक री इन्वेंटेड, एक न्यू फॉर्म ऑफ कांग्रेस सिस्टम है, एक अलग प्रकार का ये कांग्रेस सिस्टम है, ठीक है। तो री इन्वेंशन हुआ है। द पार्टी ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजिशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एज इन द पास्ट। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो पुराना कांग्रेस सिस्टम है और जो न्यू कांग्रेस सिस्टम है अंडर अंडर इंदिरा गांधी लीडरशिप, पुराना वाला नेहरू के टाइम में, राइट, इनको कंपैरिजन करेंगे, क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ है और क्या इनमें डिफरेंसेस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सिमिलैरिटी क्या है कि पार्टी की पॉपुलैरिटी की बात करेंगे ना तो सेम है, जैसे पिछले टाइम पीरियड में होती थी, पुराने कांग्रेस सिस्टम में होती थी, वैसे ही और ओल्ड कांग्रेस पार्टी के टाइम पर होती थी, वैसे ही सेम टू सेम ये जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी है उसमें भी दिखाई देती है। तो एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी, ठीक है, पॉपुलैरिटी के मामले में सिमिलैरिटी है, बट इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को हम समझते हैं। पहला, इट रिलाइड एंटायरली ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर। जो नई कांग्रेस पार्टी है वो सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी पर एंटायरली रिलाई कर रही है, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी पर एंटायरली रिलाई कर रही है। पहली चीज़ ये, यानी इंदिरा गांधी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन पर है इन कंपैरिजन टू ओल्ड कांग्रेस, जहाँ पर नो डाउट कि नेहरू इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन नेहरू के साथ और अदर लीडर्स भी थे वहाँ पर, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक लीडरशिप, एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल की लीडरशिप यहाँ पर है, समझ में आ पा रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, इट हैड अ समवॉट वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो पिछली वाली जो पुरानी कांग्रेस थी, जो ओल्ड कांग्रेस थी जिसको हम लोग कहते हैं, जो मतलब जो नेहरू के टाइम पीरियड में थी, तो उस समय क्या हो रहा था, उस समय एक वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, क्योंकि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल उसने लड़ी है, तो गाँव के लेवल तक भी वो कांग्रेस पार्टी की पहुँच थी। लेकिन यहाँ पर ये तो नई पार्टी आई है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी भी अभी बहुत ज़्यादा एक तरीके से, उनको भी 30-40 साल नहीं हुए पॉलिटिक्स में, पहली चीज़, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि कांग्रेस आर अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाई लोकल लेवल तक, इसीलिए बोला जा रहा है कि कांग्रेस, जो नई कांग्रेस है जो अभी रिस्टोर आई है एक तरीके से, जो 1971 इलेक्शन जीती, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रीवियस कांग्रेस के मुकाबले वीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि क्यों वीक है, क्योंकि पिछले वाले की पहुंच बहुत ज़्यादा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ क्योंकि लंबे टाइम से वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ये वाली कांग्रेस तो अभी अभी आई है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, राइट। कांग्रेस आर का फैक्शन जब होता है तो उसके बाद 1971 में इलेक्शन ये लोग लड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अभी गाँव के लेवल तक या जितना रीच होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, जितना कांग्रेस ओल्ड वाली कांग्रेस का रीच था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मेनी फैक्शंस।
दस इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल द काइंड ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। अब इस जो कांग्रेस पार्टी है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्शन तो नहीं है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा फैक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग नहीं है। पिछली वाली जो कांग्रेस थी उसमें हमने पढ़ा था कि वो वाली कांग्रेस तो इतनी ज़्यादा आइडियोलॉजीज़ थी वहाँ पर, कंजर्वेटिव भी थे वहाँ पर एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट भी थे वहाँ पर, रेडिकल्स भी थे वहाँ पर, रेवोल्यूशनरीज भी थे, लिबरल्स भी थे, लेफ्ट भी था, राइट भी था, सब कुछ था। इसीलिए वहाँ पर अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैक्शंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हर प्रकार के ओपिनियन और हर प्रकार के इंटरेस्ट यहाँ दिखेंगे नहीं, राइट। वहाँ पर तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के इंटरेस्ट थे, अलग अलग सोशल, अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप्स के इंटरेस्ट थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, while it won election, it depend more upon the some social groups, the poor, the women, Dalits, आदिवासी and minorities. दिस वॉज अ न्यू कांग्रेस दैट हैड एमर्ज। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो पार्टी है ना, ये ओल्ड कांग्रेस नहीं है, इट वॉज अ न्यू कांग्रेस। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये री इन्वेंटेड कांग्रेस है, ये पुरानी कांग्रेस सिस्टम का रिस्टोरेशन नहीं है, एक नया कांग्रेस सिस्टम बनाया जा रहा है। एक नई कांग्रेस यहाँ पर आ रही है जो फंडामेंटली चेंज है, जिसमें फंडामेंटल डिफरेंस है पुरानी कांग्रेस के कंपैरिजन में। तो ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, अंतर है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर ये इलेक्शन जीत रही है ना, तो ज़्यादा ये कुछ सोशल ग्रुप्स पर ज़्यादा डिपेंड कर रही है। जैसे पिछली वाली जो कांग्रेस थी उसमें हमने चैप्टर 2 में हमने अंडरस्टैंड करा, वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, वहाँ पर पीजेंट्स भी थे, सब लोग थे, वहाँ पर लेबरर्स भी थे। लेकिन ये वाला जो पार्टी है, जो नई पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है, ये कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस पर ही क्या है, डिपेंडेंट ज़्यादा है। इसका बेस बहुत ज़्यादा, सोशल बेस बहुत ज़्यादा वाइड अप नहीं है जितना ओल्ड कांग्रेस का होता था। समझ में आ गया। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, इंदिरा गांधी रिस्टोर्ड द कांग्रेस सिस्टम बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सिस्टम को रिस्टोर तो करा, लेकिन पूरा का पूरा जो कांग्रेस सिस्टम का जो फंडामेंटल नेचर था ना, जो ओरिजिनल नेचर था ना, उसी को चेंज कर दिया। ओरिजिनल नेचर क्या था कि भाई सोशल बेस बहुत ज़्यादा वाइड है, अब ऐसा नहीं है, राइट। उस समय बहुत ज़्यादा फैक्शंस होते थे, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग ओपिनियंस को वेलकम किया जाता था, अकोमोडेशन होता था। अब ऐसा नहीं है। पहले डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती थी, वहाँ पर लीडर को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, अलग अलग लीडर्स थे, केवल एक लीडर की डोमिनेंट पोजीशन नहीं थी। अब इंदिरा गांधी की डोमिनेंट पोजीशन है भाई, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस है। इसीलिए बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने क्या करा, कांग्रेस सिस्टम को रिस्टोर एक तरीके से क्या कराया, कैसे कराया रिस्टोर, पूरा जो कांग्रेस सिस्टम का जो पुराना जो नेचर था ना, उसी को बदल दिया। यानी एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ समय, अभी आप जिस भी क्लास में हो, ठीक है, ऑफिस मतलब अभी आप क्लास 12th में हो, 5 साल के बाद अगर आप दोबारा से अपने स्कूल में आओगे ना, अपनी क्लास में आओगे, तो आप ये बोलोगे कि भाई मेरा स्कूल तो सेम ही है, मेरी क्लास भी वैसी की वैसी है, हो सकता है मैं भी आपके टीचर्स भी वही हो, लेकिन आप वो फील नहीं कर पाओगे जो आज के टाइम में आप अपने दोस्तों के साथ रहकर फील कर पाते हो। आपके जो एक्सपीरियंस है, जो आप एक तरीके से जो आप मेमोरीज बना रहे हो, वो उस समय आप फील नहीं कर पाओगे, उतना ज़्यादा अटैच फील नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो सेम है, लेकिन वो लोग नहीं है ना, आपके दोस्त नहीं है ना वहाँ पर, आप अकेले हो। अब कोई और आ गया क्लास 12th में, आपकी बेंच पर जिस पे आप बैठते थे, अब कोई और है वहाँ पर, वो कुछ और विचार वाले लोग हैं। तो माहौल बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, अब अलग हो गया है सब कुछ वही, वही सेम स्कूल है, वही सेम क्लास है, वही बेंचेस है, वही टीचर्स भी हो सकते हैं 5 साल के बाद जब आप अपने स्कूल में जाओगे, लेकिन वो लोग नहीं है ना। तो वो फंडामेंटल बेसिक जो नेचर है ना आपका, मेमोरीज जो आपने क्रिएट करी थी, वो लोगों की वजह से क्रिएट हुई थी। अब वो लोग ही वहाँ पर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात आपको वो फील नहीं आ पाएगा, है ना। ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जैसे भाई कांग्रेस है, कहने के लिए तो कांग्रेस है, लेकिन नई कांग्रेस है ना, नए लोग हैं, नए विचार के लोग हैं, नए तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नई लीडरशिप है, एक डोमिनेंट लीडरशिप है, पिछली वाली कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर समझें तो वो जो फंडामेंटल बेस है ना, जो फंडामेंटल नेचर है, जो बेसिक नेचर था कांग्रेस का, वो काफ़ी चेंज दिखाई देता है। पुरानी कांग्रेस कुछ और थी और जो नई कांग्रेस है ना वो कुछ और है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर, या जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को ही हम चेंज कर दें और नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दें, तो वो क्या हो गया, क्या वो इसको हम लोग सीधा सीधा ये बोलेंगे कि भाई देखो, ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कम्प्लीटली अलग है, वो पिछले वाले जैसा नहीं है, इट इज़ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पिछला वाला कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और था, अगर आपने उसका बेस ही चेंज कर दिया तो ये कहने के लिए होगा फिर कि वो पुराना ही कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, वो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो तो आपने हटा दिया, अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन है।
कहने के लिए आप बोलते रहो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो उसके बेसिक फीचर्स थे वो तो हटा ही दिए ना आपने। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, राइट। इसको देखो ऐसे बताया गया है कि कांग्रेस ने क्या करा, जो नई कांग्रेस है ना उसका जो एक तरीके से जो टॉप है वो चेंज हो गया है, और जो टेबल के जो लेग्स है वो भी चेंज कर दिए हैं। तो अगर सब कुछ एक टेबल का चेंज कर दिया गया, अगर बेस चेंज कर दिया, टॉप चेंज कर दिया, लेग्स चेंज कर दिए, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेबल में, और क्या होता है टेबल में, है ना। तो अगर ये सब कुछ चेंज कर दिया है तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि वो सेम टू सेम पुरानी कांग्रेस एक तरीके से थी। तो ये क्या हो गया है, ये एक तरीके से सब कुछ चेंज करना हो गया, एंड इट इज़ अ न्यू कांग्रेस, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द न्यू कांग्रेस। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोला गया, डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल द टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स व्हाट द कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर। पिछला वाला जो हमने अभी जो अंडरस्टैंड करा है, जो हमारा कांग्रेस सिस्टम था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें गवर्नमेंट के मेंबर्स भी थे, एंड कांग्रेस में ही कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे अलग अलग आइडियोलॉजीज़ वाले जो अपोजिशन के तौर पर भी काम कर रहे थे। समझा है ना, ये चीज़ हमने समझी है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो न्यू कांग्रेस है ना, उसके पास वो सारे टेंशन, सारे कन्फ्लिक्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। पहले कांग्रेस सिस्टम में टॉलरेंस होता था, पिछली पुरानी कांग्रेस में टॉलरेंस होता था कि भले ठीक है आप नेहरू जी से एग्री ना करते हो, किसी और से एग्री ना करते हो, लेकिन ठीक है सारी बातें आपको एक्सपेक्ट किया, आपको आपके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। उतना ज़्यादा टेंशन, उतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट यहाँ पर एक तरीके से ना तो इमर्ज करता है, क्योंकि लगभग सिमिलर आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, सब सोशलिज्म वाले लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजीज़ वाले लोग भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसी की वजह से इंटरेस्ट एंड कन्फ्लिक्ट अराइज भी नहीं होता, और अगर अराइज भी होता है तो अकोमोडेट नहीं किया जाता। ठीक है। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the space for democratic expression of people's aspiration actually shrank. भले ही कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया हो, कंसोलिडेट कर लिया हो, कांग्रेस ने क्या कर लिया, स्टेट्स में भी आ गई कांग्रेस, सेंटर में भी आ गई, तो अपनी आपकी पोजीशन मजबूत ज़रूर कर ली कांग्रेस ने, और इंदिरा गांधी ने एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अथॉरिटी एक तरीके से अपने हाथों में ज़रूर गेन कर ली है, लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का जो स्पेस था, जो डेमोक्रेटिक नेचर होता था कांग्रेस पार्टी का, इतने सारे लोग, अलग अलग ओपिनियंस के लोग साथ मिलकर के काम करते थे, अकोमोडेशन होता था, टॉलरेंस होता था, कंसेंसस बनाई जाती थी चीज़ों पर, वो यहाँ पर दिखाई देता है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि पीपल्स का जो एस्पिरेशन था ना, जो एक्सप्रेस किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग लोग थे, सोशलिस्ट थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, कुछ रेवोल्यूशनरीज थे, तो अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया करते थे। अब तो भाई ऐसा है नहीं ना, अब तो एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, वहाँ पर फंडामेंटल चेंज दिखाई देता है, एंड जो स्पेस है डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का ऑफ पीपल्स एस्पिरेशन, वो एक्चुअली क्या हो जाता है, वो श्रैंक दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। सो द पॉपुलर अनरेस्ट एंड द मोबिलाइजेशन अराउंड द इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डिप्राइवेशन कंटिन्यू टू ग्रो। जो पॉपुलर अनरेस्ट थी और जो मोबिलाइजेशन थी इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डिप्राइवेशन में, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ती रहती है, राइट। इसके बारे में हम आगे और ज़्यादा चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमें क्या समझना है, यहाँ तक हमें केवल बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग करनी थी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सिस्टम रिस्टोर हो गया, क्या पुरानी वाली कांग्रेस रिस्टोर हो गई, तो ऐसा नहीं है, एक री इन्वेंटेड कांग्रेस है। इवन दो सिमिलैरिटी ज़रूर है, कि एक सिमिलैरिटी ये है कि पॉपुलैरिटी में सिमिलैरिटी है, भाई जितनी पुरानी कांग्रेस भी पॉपुलर थी, उससे ज़्यादा सीटें 1971 में ये लोग लेकर के आए हैं न्यू कांग्रेस पार्टी, राइट। तो पॉपुलैरिटी है, उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है पिछली वाली के मुकाबले, लेकिन ये एक नई पार्टी है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी है ये। इट वॉज नॉट दैट कि ओल्ड कांग्रेस पार्टी है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि उसके हमने बहुत सारे रीजंस यहाँ पर देख लिए जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, फाइनली चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और आई होप एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, समझ में आई होगी चीज़ें। इस तरीके से चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को बिगिन करेंगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।